में वेक्टर निकाल ली हैं? इक्वेशन निकाल रहे थे सर अब इसमें, बाकी सब तो कर लिए ये थे सर। हम्म, आपने 2 इक्वेशन बताई थी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की। पेपर दिए थे आकाश? नहीं। यस सर। कितने मार्क्स आ रहे हैं मिला लिए? आंसर सही लिस्ट तो डाल दिया है ना सर ने आंसर की? यस सर। यस सर। कितने आ रहे हैं आकाश? सर अभी वो तो चेक कर लिए कितने सही हैं, वो नहीं गिने भाई कितने मतलब नंबर बने। कितने सही है यही पता लग गया तो फिर नंबर पता नहीं लग जाएगी हैं? नेगेटिव नहीं गिने होंगे ना अभी। कितने सही है हाँ फिजिक्स सर। में? हाँ आकाश, सर जितने किए उनमें से बस 2 गलत है सर। कितने किए? 15-14 किए होंगे सर बस। 15-14 बस? ऐसा क्यों? Yes। सर हमारी तबीयत खराब हो गई थी पेपर से पहले, थोड़े दिन पहले। तो अब ठीक हो? यस सर अब तो ठीक है। क्या बुखार आ गया क्या? यस सर वो वैक्सीन लगवाई थी, बुखार आ गया था। वैक्सीन लगवाने में बुखार तो आ नहीं रहा, तुझे कैसा आ गया भाई? मुझे तो कुछ पता नहीं नहीं सर, से ज्यादा ना में दर्द हुआ था। किसी का होता नहीं सर, किसी को हो जाता है। हाँ भाई, तो लेकिन अधिकतर, क्योंकि ये तो कोवैक्सीन लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ सर। कोवैक्सीन में तो कुछ नहीं होता है। यस सर। चलिए वो तो कुछ नहीं कह सकते। और केमिस्ट्री में कितना करके आए? केमिस्ट्री तो बस पूछो मत। क्यों, केमिस्ट्री सब आती है, ऐसा पूछो मत, ऐसी का। सर कोई चीज आती है तब तब नहीं आती ना तब कहते हैं कि पूछो मत। अब भाई पता नहीं, भगवान जाने। हाँ सर भगवान तो जानता ही है खैर। हम्म। तो आगाज गणित में कितना करके आए? सर उसमें तो अच्छा कर आए हैं, कितना? अराउंड 70-18 क्वेश्चन करके आए सर। 17 और 18? यस सर। तो फिजिक्स में भी तो इतना पेपर टफ था क्या? सर टफ नहीं था, हमने बस थोड़ी सी तैयारी नहीं की थी, था तो आसान सर। वही तो मैं कह रहा हूँ, पेपर तो आसान ही था, पेपर तो टफ नहीं था कोई। ठीक था सर पेपर तो। चलिए भाई शुरू करते हैं। जरा एक बार ये देखता हूँ, सारा ने भेजा तो है ये, लेकिन मैं ये भूल रहा हूँ ये है किधर। सर ये तो ड्रॉपर वाला है सारा, इसमें नहीं है। अरे ड्रॉप, वो तो तुम्हारी बात सही है, लेकिन वो किसी उस दिन में जल्दी जल्दी में वो किसी और उसमें अच्छा। पढ़ा दिया, समझ गए? सर मैंने आपके पास ना व्हाट्सएप पे भेजा, एक बार वहां देख लो। वो उसमें देख लिया मैंने, लेकिन उसमें दिखाई नहीं दे रहा ना, वो ढूंढना ही पड़ेगा। चलो छोड़ो, अब ऐसे कहाँ तक ढूंढेंगे, वो शुरुआत करते हैं शुरू से, क्या करें।
चलो भाई, अब वो दोबारा से बना लेते हैं, वो हाथ तो आ नहीं रहा। हाँ वृंदा, आई हो? यस सर। पेपर दिया था? यस सर। कितना करके आई? सर टोटल 95 है। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को लगा के? नहीं सर, फिजिक्स में भी। मतलब मार्क्स बता रहे हो तुम, ये क्यों है? यस सर। तो पेपर में ऐसा क्या लगा जो 95 है? हमें थोड़ा 4 डायमेंशन याद नहीं थी। है। मेरे 2 डायमेंशन याद नहीं थी। 2 डायमेंशन याद नहीं थी? सर अरे मैंने बोलो भाई, कुछ बोलो तभी तो मैं कुछ बता पाऊंगा, वरना मुझे क्या पता लगेगा। हाँ वृंदा बोल। यस मैंने पूछा उसमें क्या था जो 95 के जैसा, तो कम नंबर है मेरे हिसाब से तो भाई। सर, एक तो मेरा टाइम नहीं बचा था उसमें, और उसमें मेरे तो डायमेंशंस बहुत सारी याद भी नहीं थी। अच्छा, तो वो डायमेंशन तुम निकाल नहीं सकते थे? क्यों? यस सर। मैं तो पूछ रहा हूँ, निकाल सकते थे या नहीं निकालना सकते थे? मतलब निकालना आती नहीं थी, क्या थी बात? सर निकालनी तो आती थी सर, फिर बाकी क्वेश्चन रह जाते। तो टाइम नहीं बचा तुम्हारे पास? टाइम कम रह गया था फिजिक्स तक आते आते? यस सर, बायो में टाइम ज्यादा लग गया था मेरा। फिजिक्स तक आते आते कितना टाइम रह गया था तुम्हारे पास? 45-50 कुछ ऐसा था सर। तो बहुत गलत स्थिति है, बहुत खराब स्थिति है, हम बता रहे हैं। नीट में 95% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास फिजिक्स तक पहुंचते पहुंचते टाइम 30 मिनट्स और 45 मिनट्स रहते हैं, और वो भाई एक तरीके से गलत सिग्नल है। हाँ एले साहब दिए थे। यस सर। बताएं कितने मार्क्स ला सकते हैं? 82। तो ऐसा क्या कारण है कि भाई 82 ही आ रहे हैं? सर एक तो मैंने रिलेटिव वाले छोड़े और सर्कुलर वाले छोड़े, और जो वो थे डायमेंशन का ना, 2-3 अजीब से क्वेश्चन थे जिसमें सिंबल ही नहीं पता था, एक वो छोड़े हैं। सिंबल तो ऐसा कोई था ही नहीं जिसमें सब लिखा गया था कि इसका मतलब ये है। नहीं सर, 1-2 क्वेश्चन में था ऐसा जिसमें सिंबल नहीं समझ ऐसे आता। परमिटिव वगैरह वाले भी थे 2। तो जो ऐसे कितने थे 3-4 तो थे। जिसमें सिंबल पता ही नहीं था? यस सर। और अच्छा, सर एक तो क्वेश्चन में तो शायद अभी भी डाउट है कि शायद ये ठीक हो सकता है, मतलब मे बी। चलो देखते हैं। तो कितने, और ये यस तुम्हारे कितने आ सकते हैं? सर फिजिक्स में 105 कुछ बन रहा है। फिजिक्स में 105? यस सर, पूरे तो नहीं है, मैंने गिन लिया नेगेटिव वगैरह मिला के। चलो सारा तुम्हारे कितने आ सकते हैं? सर 101 या 102 बन रहा है। एक आध क्वेश्चन में डाउट है कि वो मैंने अटेम्प्ट करा कि नहीं करा। चलिए, लेकिन थोड़ा फिजिक्स का पेपर कोई ऐसा नहीं था जिसे आप टफ कहें। पेपर तो जो था वो सही था। चलिए सर भाई इधर मंडे देखा टेस्ट में क्या आएगा? है? मंडे टेस्ट में क्या चीज समझा नहीं मैं, क्या कह रहे हो, क्या पूछ रहे अभी हो? जो यस सर, इस जो लास्ट होगा। अभी जो अगला टेस्ट होएगा सर, उसमें क्या आएगा? अगला टाइम कब है? सर इस मंडे ही है। अच्छा, हमसे तो, हमें तो अभी बताया नहीं गया है, तो चलो देखते हैं। सर फिर भी आपके दिमाग में कौन सा चैप्टर चल रहा है?
बताइए हम कहाँ, जब पहले हम जो रेगुलर टेस्ट हुआ करते थे भाई वेडनेसडे को, तो उसमें सर व्हाट पावर एनर्जी लास्ट था, उसका हो गया था टेस्ट। सेंटर ऑफ का दे दो सर या तो खाली। कहाँ तक आ गया था ये बताओ, बस उसके बाद से आगे जोड़ लो। हो गया था सर वर्क पावर एनर्जी का तो। भाई मुझे तो याद नहीं हो गया था नहीं हो गया था, ये आप ही हो लोग गया बताओ। था सर। हो गया था सर पक्का। चलो देखो इधर, अब देखते हैं उसमें टेस्ट का कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा ही। इसका वेट ये है देखो। अब ये फिगर मैं नए सिरे से ही बना रहा हूं। इधर नॉर्मल रिएक्शन हमने मान लिया N1 और इधर नॉर्मल रिएक्शन हमने मान लिया N2। ऑब्वियसली इधर फ्रिक्शनल फोर्स F1। अब आपको सलाह दी जाती है आप भी नए तरीके से बना लें, कारण क्योंकि पहले जो नेम दिए थे जरूरी नहीं है कि ये उसी से कॉन्साइड करते हो। यस सर, नहीं है मैं। हाँ तो इसलिए नया ही बना लो, कोई गलत बात नहीं है, नया बना लोगे तो। ये एंगल थीटा, और ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। बना लिए भाई? यस सर। ये हमने A पॉइंट और ये B पॉइंट, ए बी इस लैडर की लेंथ मान ली जो कि L है, W लैडर का वेट है, और ऑब्वियसली लैडर का वेट उसके सेंटर ऑफ मास पर ही एक्ट करेगा वर्टिकली डाउन। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। फिगर बना लिए सभी? यस सर। देखो भाई, अब ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है कि जो फोर्स सभी एक दूसरे से बैलेंस होने चाहिए। तो फोर्स आप देख रहे हैं, बी पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे हैं, सेंटर ऑफ मास पर एक फोर्स लग रहा है, ए पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे हैं, यही ना? तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के लिए आप क्या लिखेंगे? F1 प्लस N2 इज इक्वल टू W। बोले हाँ या नहीं? यस सर। यस सर। दूसरा N1 और F2, N1 और F2 एक दूसरे के इक्वल हो गए। क्लियर? रोटेटरी इक्विलिब्रियम के लिए हमें जो है किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क निकालें, उस टॉर्क का वेक्टर सम फाइंड करें तो 0 आना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई हम किसके अबाउट टॉर्क निकालें, ए के अबाउट या सेंटर ऑफ मास के अबाउट या बी के अबाउट? इसका आंसर ये है, कोशिश करें कि ऐसे पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालें जैसे, ध्यान से सुना और समझें। मान लीजिए हमें W गिवन है, तो W के जब हमें गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है N1 और N2 और μ1 और μ2 हमें पता है, लेट
सबसे पहले आपका मोटो ये होना चाहिए, आपको एक ऐसे पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना चाहिए जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालने पर मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस के कारण टॉर्क 0 हो जाता। जैसे मान लीजिए अगर हम बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालें, तो आप देख रहे हैं F2 और N2 का टॉर्क 0 हो जाएगा, यस और नो? यस सर। यस सर। अगर हम ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालें तो F1 और N1 का टॉर्क 0 हो जाएगा। तो क्योंकि ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस का टॉर्क 0 हो जाएगा तो हमें कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी ना। तो सपोज कीजिए कि अब बी के अबाउट टॉर्क निकालते हैं, टेकिंग टॉर्क अबाउट बी। अब ऑब्वियसली जब जो हम बी के अबाउट टॉर्क निकालेंगे इसके अबाउट, तो F2 और N2 हमारे 0 टॉर्क देंगे, यस और नो? यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें देखना है कि भाई W का टॉर्क कितना होगा बी के अबाउट। तो W का टॉर्क, W की लाइन ऑफ एक्शन ये हो गई, बोलो। तो W का लाइन ऑफ एक्शन जब ये हो गया तो टॉर्क निकालने में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वहां से लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्वियसली, तो वो आप देख ही रहे हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। बोलिए ये, हाँ या ना? यस भाई यही तो Yes, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा W का, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, L/2 cos थीटा, यस और नो? यस सर। यस सर। देखो मेरे साथ साथ दिमाग लगाएं और इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें। सर रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना? हाँ रिकॉर्डिंग लगा दी। ठीक है। तो W का टॉर्क आ जाएगा W मल्टीप्लाइड बाई L/2 cos थीटा, और ऑब्वियसली ये ऐसे घुमाएगा भाई, N2 के अबाउट जब जाएगा तो ऐसे ही तो जाएगा ये, बोलो। तो ये क्लॉकवाइज जाएगा एंटी क्लॉकवाइज? एंटी। वाइज। क्लॉकवाइज जाएगा भाई, हाँ एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। यस सर। पॉजिटिव। तो W का हो गया ये W L/2 cos थीटा, और ऑब्वियसली ये प्लस में ही आएगा। F2 N2 का 0 है। अब बात आ रही है भाई इसका N1 का और F का। तो N1 की लाइन ऑफ एक्शन ये है, आप देख रहे हैं, बोलो। यस सर। तो B पॉइंट से इस लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर डालो तो यही तो आ गया, यानी यही तो आ जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोले भाई। यस सर। और ये क्या आ जाएगा, L cos थीटा, बोलो। यस सॉरी नहीं, L sin थीटा, मैं गलत बोल गया, L sin थीटा, हाँ है ना? यस यस सर। कैसे? तो N1 का, अब बताइए N1 तो ऐसे घुमाएगा ना, ऐसे। यस सर। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। नेगेटिव। N1 L sin थीटा, और भाई साहब F1 की तो लाइन ऑफ एक्शन यही है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है F1 की, क्यों, ये L cos थीटा। और ये कैसे घुमाएगा, क्लॉक एंटी क्लॉक? कौन से वाला सर? F1। सर F1 क्लॉक घुमाएगा सर। सर क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज माइनस का F1 L cos थीटा इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, थीटा आपको गिवन है, L आपको गिवन है,
W आपको गिवन है, तो कुल मिला के आप ये कहिए, देखो L आपको गिवन है नहीं, थीटा आपको गिवन, तो ये सब पता है, ये सब पता है, W आपको गिवन, तो जो भी आपको मिलेगा ये इक्वेशन N1 और F1 में मिल जाएगी। Yes, सर। यस सर। सर बोलो। ये F1 L cos थीटा बता दो एक बार दोबारा। ये यस सर, F1 वाला। देखो F1 का सारा यही तो है, लाइन ऑफ एक्शन। बोलो। यस सर। भाई बहुत सीधी सी बात है, लाइन ऑफ एक्शन को आगे पीछे बढ़ाओ और फिर यहाँ जिसके अबाउट आपको वो निकालना है टॉर्क, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले आओ। ये बोलो। यस सर। तो ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा? यस सर। तो ये L cos थीटा हो जाएगा। यानी ये इक्वेशन हमको एक तरीके से हम ये कहें, हमें अपने डिस्कशन में ऐसे लिख लेना चाहिए, दिस विल बी इन टर्म्स ऑफ N1 एंड F1। बोलो। N1 एंड F1, और क्या F1 μ1, या फ्रिक्शन मान लेते हैं μ1, F1 आपका μ1 N1 होगा नहीं होगा? बोलो। Yes, sir. F1 जो होगा फ्रिक्शनल फोर्स, Yes, वो sir. μ1 N1 होगा या नहीं होगा? यस सर। जब F1 μ1 N1 होगा तो बहुत आसानी से, जब ये वाली इक्वेशन F1 और μ1 में है तो हमें N1 पता मतलब F1 की जगह μ1 N1 लगा देंगे तो सारा टर्म्स, या सिंपल एक थोड़ी देर के लिए अलग हटते हैं, मान लीजिए हमने F1 की जगह μ1 N1 नहीं लगाया, मान के चलो, तो हमारे पास जो भी इक्वेशन आई वो N1 और F1 के टर्म्स में आ गई। ठीक है भाई। अब हमें ये देखना होगा, जब ये हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई तो अब हम ये देखेंगे वो ये कि हमें क्या पूछा जा रहा है। हर हाल में इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से ही हमें समथिंग कुछ लीडिंग मिलेगी, वो उसके लिए जो हमसे पूछा जा रहा है वो फाइंड आउट करना। कुल मिला के कंक्लूजन करने का मीन्स यहाँ पर यह है कि सबसे पहले आपको टॉर्क बैलेंस करना आना चाहिए, फोर्स बैलेंस करना आना चाहिए, उसके हिसाब से आपको इक्वेशंस मिलेंगी। उन इक्वेशन को आपको फिर मैथमेटिक्स लगा के सॉल्व करना है और फिर जो वो कह रहा है वो फाइंड आउट करने के लिए आप उस रास्ते पर पहुंच जाएंगे। बात समझ में आई नहीं है? सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम बच्चों को आती है वो टॉर्क को बैलेंस करने में। टॉर्क को बैलेंस करने में कहाँ पर वो अधिकतर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकाल लिया तो बाकी का काम तो मैथमेटिक्स का है, वो अपने आप सॉल्व कर लें। लिख लो भाई साहब, लिखें। लिख लिए नहीं? लिख लिए सर। सर बोलो। सर आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में मतलब इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग से पहले बताया था कि 0 पे होगी, N2 0 होगी सर। F2 और N2 का टॉर्क B के अबाउट 0 होगा या नहीं होगा? हाँ, क्योंकि सर डिस्टेंस ही 0 होएगा ना। क्योंकि वो तो उसको कट करके तो Yes, sir. डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगी ना। यस सर।
अब देखो हमने तो यहाँ N2 के B के अबाउट निकाला, आप चाहें तो W के अबाउट निकालें, A के अबाउट निकालें, लेकिन ये न्यूमेरिकल देख के ही हमें समझ में आएगा कि हमें किसके अबाउट निकालने से फायदा है। आप समझ गए? सर बोलो। सर अगर F2 का टॉर्क 0 है तो F2 और N1 इक्वल नहीं है आपस में। दोबारा बोलो। सर क्या कह रही थी, F2 का टॉर्क 0 है। F2 और N2 का जो 0 है। यस सर, तो फिर F2 जो है वो N1 के इक्वल है, तो N1 का भी तो 0 आना चाहिए। F2 N1 के इक्वल है, तो N1 का नहीं 0 आएगा क्यों आएगा 0 बताना? सर, क्योंकि वो उसके इक्वल है। अरे भाई एक बार बताओ, चलो सुनो इधर ध्यान से सुनो। क्या N1 और F2 एक दूसरे से 0 इक्वल होने के कारण क्या हम ये गारंटी दे सकते हैं कि वास्तव में उनका टॉर्क किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट 0 ही होगा? कारण क्योंकि टॉर्क किस बात पर डिपेंड करता है? फोर्स पर, और फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। अब इस केस में F2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, लेकिन N1 का नहीं है। यस सर, बात समझ में आई नहीं आई? आगे सर। भाई N1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 नहीं है, तो हम उसका क्या, अब F2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, इसीलिए F2 का टॉर्क 0 है। अब अगर मान लीजिए आप A के अबाउट टॉर्क निकालते तो N1 का 0 हो जाता, तो फिर F2 का और N2 का 0 नहीं होता, तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ये सारी बातें जितने भी माइंड में क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं, बी क्लियर, क्योंकि यहाँ अधिकतर बच्चे फंसते हैं। हालांकि नीट में तो बहुत आसान सा क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है, लेकिन जेई में यहाँ से क्वेश्चन आता है जो कि जो है फंसा सकता है, और फंसने का है कुछ नहीं, केवल आपको वहां ये ध्यान देना है कि हाउ टू फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि 95% बच्चे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने में ही गलती करते, जबकि अब तो बहुत सारे न्यूमेरिकल करा दिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के। सीधी सी बात है कि जो फोर्स का है लाइन ऑफ एक्शन उसको आगे पीछे बढ़ा लीजिए, और फिर वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, वही जो डिस्टेंस मिलेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको कैलकुलेट करने के लिए समथिंग विल बी गिवन टू यू। हाँ बोलो, आगे बढ़ें। यस यस सर। यस सर। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखें आप, अगला हेडिंग डालें, एंगुलर मोमेंट। और ये फिगर बनाओ भाई सभी। ये है O, जिसे आप ओरिजिन कहिए या रेफरेंस पॉइंट। वास्तव में रेफरेंस पॉइंट कहना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट जरूरी नहीं है कि ओरिजिन ही हो। इस पार्टिकल का मास m है और इसकी वेलोसिटी v, और इस पार्टिकल की जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन यानी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो r है, r वेक्टर। तो ये हो गई हमारी, जैसे हम वहां नाम देते थे लाइन ऑफ एक्शन, यहां हम इसको नाम दे रहे हैं वेलोसिटी की डायरेक्शन को बोला जाता है लाइन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है। बोलो भाई सभी, समझ में आ रही बात नहीं? यस सर। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है जो टॉर्क का था। टॉर्क में हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे लाइन ऑफ एक्शन पर,
और फोर्स की डायरेक्शन की लाइन ऑफ एक्शन कहलाती थी। यहां हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे लाइन ऑफ मोशन पर, और वेलोसिटी की डायरेक्शन ही लाइन ऑफ मोशन कहलाएगी। बात समझ में आ गई या नहीं? आ गए सर। और ये है हमारे पास बनाइए फिगर। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, और ये आप जान ही रहे हो जाएगा आर साइन थीटा, और इसे ही हम कह रहे हैं आर परपेंडिकुलर। सभी यहां तक लिख लिए, यस और नो? यस सर, लिख लिया। तो लाइन ऑफ मोशन ये, ओरिजिन ये हो गया, और एंगुलर मोमेंटम लिखे भाई, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल angular momentum of the particle about the reference point is angular momentum of the particle about the reference point is defined as ये L is equal to R क्रॉस P। वहां क्या होता था आकाश? क्या सर? पी टॉर्क में क्या होता था? सर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स होता था सर। अरे इसी फॉर्मेट में बोलो वृंदा, R क्रॉस F होता था वहां, ये कहो। यस सर। यहाँ है R क्रॉस P, लिख लो ये आप। P है लीनियर मोमेंटम या सिंपली मोमेंटम कहें। और ये कहेंगे आप रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर कह लो। कभी कभी इस L को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम, और ये अधिकतर कभी इस नाम से कभी कभी पूछा भी जाता है, इसलिए ध्यान देंगे। एंगुलर मोमेंटम को हम ये भी कहते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम। और टॉर्क को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। ये भी लिख लें भाई, पहले शायद मैं लिखाया नहीं था, मुझे याद नहीं आ रहा। टॉर्क को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क को हम कहते हैं मोमेंट्स ऑफ फोर्स। सर उसमें फोर्स आता था इसलिए मोमेंट ऑफ फोर्स, और इसमें मोमेंटम आता है इसलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई यही जो लॉजिक बता रहे हो वही लॉजिक। मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ फोर्स। उस टॉर्क के लिए भी लिख लीजिए कहीं अपना, वहीं लिख लो जहां टॉर्क था तो ज्यादा अच्छा है नहीं? मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ टॉर्क, सॉरी मोमेंट ऑफ मोमेंटम। वैसे ही अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो जैसे उस समय किए थे, याद कीजिए, आर पी साइन थीटा।
या P और ये R sin थीटा, तो हम कहेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई P, यानी एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आ गया, मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस between reference point and line of motion. सभी लिख लिए नहीं? यस सर। नो सर। लिखो, जल्दी लिखो। हो गया भाई सभी का? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। चलिए भाई, अब एक आगे हमें मैथमेटिक्स का एक पॉइंट केस काम आएगा, तो वो पहले ही समझ लेते हैं। आप याद कीजिए कि कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ये कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये होता है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये भी होता है, जो जनरल फॉर्म, लेकिन इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो वो इसी फॉर्मेट में तो आ जाएगी। यस सर। भाई आप जानते हैं, जैसे अक्सर इक्वेशन आपको ये लिखनी होती है, मान लो ये, तो ये कहा जा रहा है ये ऐसे ही तो हो गई, ये स्ट्रेट लाइन देखो इसी फॉर्मेट में तो है, ए और बी कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। तो हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड दिस स्ट्रेट लाइन। लिखें आप, perpendicular distance between point x1 y1 and straight line ax plus by plus c is equal to 0। लिखो भाई, लिख लिए? सर इस लाइन का मतलब नहीं समझ आया। अभी समझ में आ जाएगा, 1 मिनट बाद वेट करो। ये हमारे पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है? और
ये पॉइंट है हमारे पास x1 और y1 और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस x1 y1 और ये ax प्लस by प्लस c के बीच में हमें निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान दीजिए, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आती है, ये फॉर्मूला याद ही रखना पड़ेगा। ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइन है, इसमें आपको x और y जहां जहां दिख रहे हैं उसकी जगह x1 y1 लगा दो, यानी ax1 प्लस c डिवाइडेड बाई जो x का कॉफिशिएंट और y का कॉफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके ऐड, ये हो गया। सर ए और बी क्या है यहाँ पे? ए और बी कॉफिशिएंट है, जैसे आप देख रहे हैं, ये जैसे ये ए की वैल्यू 3 हो गई, बी की वैल्यू 4 हो गई। ठीक है सर। बोलो, समझ में आ गई बात? नहीं? यस सर। ध्यान दें, जैसे मान लीजिए ये सब लिख लिया आप लोग? नहीं लिख लिया सर। मान लो हमारे पास यही इक्वेशन थी जो मैंने ऊपर लिखी थी, 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और इसका हम ओरिजिन से चाहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। कितना आएगा? सर 1 यूनिट सर। हाँ, 1 यूनिट बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई तुम लोगों के या नहीं? आ गई सर। कुछ नहीं करना है हमें, जहां जहां x दिखाई दे रहा है, y दिखाई दे रहा है, उनकी जगह जो उनकी रेस्पेक्टिव वैल्यू जो वो लगा दो। उसके बाद नीचे x का कॉफिशिएंट 3 तो उसका 9, y का कॉफिशिएंट 4 उसका 16। सॉल्व करोगे तो 5/5। 1। मान लीजिए अगर ये 5 माइनस में होता, भाई माइनस में भी तो हो सकता है, तो कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए ये माइनस में होता तो डिस्टेंस फिर भी हमें प्लस में ही लेनी होती है। भाई डिस्टेंस तो कभी माइनस में नहीं हो सकती। यस सर। डिस्टेंस आप लिख लें नोट करके, डिस्टेंस आपको हर हाल में प्लस में ही लेनी है। हाँ अनन्या, बात समझ में आ रही है? नहीं? यस सर। सॉल्व करते समय वो माइनस में आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी डिस्टेंस, क्योंकि आप जानते हो पॉजिटिव ही होती है, हमें वो पॉजिटिव ही लेनी। बातें क्लियर हो गई? किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लें।
ये मैथमेटिक्स की बात है और आपको याद रखनी है हाउ टू फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ए लाइन एंड ए पॉइंट। सर अब जो भी क्वेश्चन आएगा उसके अंदर अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो ऐसे ही निकालना है। देखो इसी का ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि भाई क्या view है? क्या लाइन और पॉइंट दे रखा है। ठीक है सर। भाई अगर लाइन और पॉइंट दे रखा है, मतलब स्ट्रेट लाइन और पॉइंट दे रखा है, तब आपको ऐसे निकालना। जैसे अभी भाई आप यहाँ देखो, इसमें तो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे नहीं निकाली, हाँ सर। क्योंकि यहाँ तो हमें कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं दिया था। यस सर। बात समझ में आई नहीं आई? तो वो तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि भाई हमें क्या, क्योंकि हम कैसे आंसर को फॉलो करें। अल्टीमेटली वो तो इन्हीं बातों पर डिपेंड करता है कि हमें क्या क्या दिया गया है। उसी के हिसाब से जो गिवन होता है उसी के हिसाब से हम फॉलो करते चले जाते हैं, है नहीं? यस सर। ठीक है। चलिए इधर देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास 2x + 3y इज इक्वल टू 4 और डिस्टेंस हमें निकालनी है इसकी परपेंडिकुलर 1 1 से। बताइए कितना आएगा? बताएं भाई, 1 1 से कितनी डिस्टेंस आएगी इसकी? सर 1/√11 ना √13। 1/√13 सर। यस सर। वही डिस्टेंस ये आ जाएगा 2 + 3 माइनस -4/4 + 9, तो प्लस का 1/√13। अगर मान लीजिए माइनस में भी आता तब भी हम उसको प्लस में लेते, है नहीं? यहाँ तक सभी ने लिख लिया नहीं? यस सर। हाँ, प्रकृति बात समझ में आ गई आपके? नहीं? यस सर आ गया। ये याद रखना, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो ऐसे मान के चलिए बहुत कम बच्चे इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन को कर पाते, और आपको दूसरे बच्चों पर जो डोमिनेटिंग वही न्यूमेरिकल देता है जिसे कम बच्चे कर पाए लेकिन आप करके आए, तभी तो आप औरों से आगे बढ़ेंगे। तो ये अदर स्टूडेंट्स पर आपको जो है, you will be benefited in such numericals if more and more students are not doing that, but you are doing that. चलिए अब एंगुलर मोमेंटम के बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं भाई सिंपल से। मान लीजिए, अच्छा एक बात और समझो भाई आगे बढ़ने से पहले, कॉन्सेप्ट वाली बात है। एल हमारे पास था R क्रॉस P। क्रॉस प्रोडक्ट का रूल कहता है कि याद कीजिए C वेक्टर इज इक्वल टू A क्रॉस B है, तो A और B जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं C उनके परपेंडिकुलर होगा। यस और नो? यस सर। तो वैसे Yes, ही sir. हम यहाँ लिख लें भाई साहब, L will be perpendicular to the plane in which R and P lie। ये बात समझ में आ गई सभी के या नहीं? यस सर। यस सर। और याद करो परपेंडिकुलर तो है, परपेंडिकुलर किधर होगा ये पता है?
सुनिए, देखें इधर, आरपी के डायरेक्शन में। ये है मान लीजिए, अगर ये आर है, ये मैंने समझाया है क्लास में, अगर ये आर है ये पी है, तो आर को पी की तरफ रोटेट करो, याद करो, यस सर। ये आर है ये पी है, तो आर को पी की तरफ रोटेट करो, ऐसे रोटेट होगा, ये इधर, फिर अपना राइट हैंड लें, जिस डायरेक्शन में हम रोटेट कर रहे थे उस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करें, कर्ल करते समय थंब जिधर जाएगा वो डायरेक्शन होगी एल की। अगर मान लीजिए ये आर होता और ये पी होता तो हम इसको ऐसे कर्ल करते, तो थंब नीचे जा रहा है, ये आर है और ये पी है तो थंब ऊपर जा रहा है, तो इस केस में एंगुलर मोमेंटम परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आर एंड पी एंड अप, ऊपर की तरफ, और इस केस में परपेंडिकुलर बट डाउन, नीचे की तरफ। ये मैंने सब क्लास में समझाया है। सर हमेशा आर को ही रोटेट करेंगे ना पी की तरफ? हाँ, ऐसे समझ लो जैसिका, जो आर को रोटेट कराएंगे या पी को रोटेट कराएंगे, ये देखेंगे आप पहले कौन आ रहा है, तो पहले इसमें आर आता है, यस सर। जो पहले आता है उसको रोटेट करते ओके सर। हैं। वैसे ही आप याद कीजिए, टॉर्क के केस में भी जो है आर पहले आता है, आर क्रॉस एफ होता है ना? तो वहां पर भी आर को रोटेट करते हैं एफ की तरफ, ऐसे कह लीजिए आप। यस बातें क्लियर हो गई? यस सर। तो ध्यान दीजिए, क्योंकि एल आर और पी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो ये भी बनेगा। एक बार नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है टॉर्क के लिए, ध्यान दीजिए, जैसे टॉर्क का मैंने इधर लिख ही दिया, तो टॉर्क डॉट आर इज इक्वल टू 0 और टॉर्क डॉट एफ इज इक्वल टू 0, क्योंकि दो वेक्टर तभी परपेंडिकुलर होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। 0 होता है। ये बात पूछी गई है, ये राइट वाली टॉर्क के साथ वाली जो लिखा गया है, ये सब लिख लें। लिख लिए भाई साहब सभी? हाँ एलिस, लिख लिए? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। आगे बढ़े सभी? यस। ध्यान दीजिए, अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं सिंपल क्वेश्चन से। मान लीजिए आर दे रखा है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और मोमेंटम दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, तो एल क्या आ जाएगा? बोलिए, डॉट ये क्रॉस प्रोडक्ट का समझ गए नहीं? यस सर। 2 माइनस 1 1 1 1 माइनस 3, सॉल्व करके बताइए भाई साहब क्या आ रहा है? -4 i कैप
-6 j कैप 3 k कैप। देखें औरों का क्या क्या हाल है। सर 2i कैप प्लस 7j कैप प्लस k कैप। सबका अलग अलग। देखो भाई, आई कैप तो ये आएगा 3 - 1 माइनस का j माइनस का 6 माइनस का 1 प्लस का k, ये आएगा 2 + 1, तो 2i कैप प्लस का 5j कैप, नहीं 5 नहीं, गलत लिख दिया 7 आएगा ना। हाँ, और प्लस का 3k, ये नहीं आ रहा है। यस सर। बोलो। यस सर। सबका आंसर आ गया नहीं? यस। यस। ध्यान से समझें आगे। ये फिगर बनाएंगे। ये हमारे पास कोई पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप से दिया जा रहा है, और इस पार्टिकल का मास है 1 kg। यहां तक लिख लिया सभी? यस सर। आगे समझें। अब देखो हम क्या करते हैं, इस पार्टिकल का लाइन ऑफ मोशन एक तरीके से ये कहा है, ठीक है भाई, और इस पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, देखो ये। सर आप इसे टेढ़ा क्यों बनाते हो? हैं? आपने इसे टेढ़ा क्यों बनाया? सीधा बना देते। क्या समझा नहीं मैं? वरिंदा क्या बोली, बोलो। सर जो मास 1 kg है उसकी लाइन सीधी भी तो जा सकती थी। और अगर टेढ़ी लाइन के साथ न्यूमेरिकल आ गया तो मना कर दोगे? बोलो। हाँ वरिंदा। यस सर। भाई सीधी लाइन वाला तो कर ही लोगे, टेढ़ी लाइन वाला करोगे तभी तो जो कुछ बात बनेगी। भाई सीधी लाइन वाला आ गया ठीक है कर लोगे, लेकिन टेढ़ी लाइन वाला आ गया तो मना थोड़े कर दोगे? यस। तो हम नहीं करेंगे, बनाओ फिगर। बना लिए सभी? यस। अब ध्यान दीजिए भाई, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेक्टर फॉर्म में ऐसे दिखाएगी।
तो बताएं। फिर वही बात है, अब तो कर ही लेंगे आगे। मतलब यहाँ कुछ समझाना था, मेन मकसद बाकी का तो कर ही लेंगे, लेकिन कुछ समझाना था कि जो है हमें अगर वो वेक्टर फॉर्मेट में दे रखा है आई और जे और के टर्म्स में, तो फॉर्मूला फिर भी हमें वही लगाना है। आप समझ गए नहीं? यस करो सर। भाई, जल्दी करके दिखाओ आंसर। लिख लिए? अरे हुआ है नहीं? सर -5 जे कैप -5 जे कैप। चलो देखें और क्या यस क्या सर, यही आ रहा है क्या आ रहा है। सर। 5 जे कैप -5 के कैप। आई हट गया। यस सर। बात समझ में आ गई या नहीं? बोलिए। यस सर। देखो आई जे के, तो ये 1 1 -1 2 -3 3, क्योंकि वो मास तो 1 kg है तो वही आ जाएगा। तो आई देख रहे हैं आप, ये आएगा आई कैप 3 -3 माइनस जे कैप 3 + 2 और प्लस का के कैप 5 जे कैप माइनस का 5 के कैप, यही आ रहा है। यस सर। यस सर। लिख लीजिए भाई। सर अगर मास कुछ और होता फिर क्या होता? तो मास कुछ और होता तो पहले आप मोमेंटम निकालते। मोमेंटम तो आप सीधा एम भी करते ना। यस सर, ठीक है भाई सर। मान लीजिए मास 2 होता, मान के चल, तो मोमेंटम कितना आ जाता? 4 आई कैप -6 जे कैप + 6 के कैप। यस सर। होता तो ऐसे ही फिर भी। बात क्लियर हो गई नहीं? बोलो। होगी सर। यस सर। अब हम बात करेंगे जो है, हो गया सर। हम कह रहे थे लाइन ऑफ मोशन और उसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सिंपल ये वाला फार्मूला जिसे हम कहें। अभी तो हमने वेक्टर वाला फार्मूला लगा के किया। अब हम ये वाला फार्मूले के बेस पर काम करें। समझ गए नहीं? सर क्लास कितने बजे तक है? बताओ भाई, मुझे तो कोई ज्यादा आइडिया नहीं है, अभी देख के बता पाऊँ। सर 4। सर 4 बजे तक। 4 बजे तक है? यस सर, 10 मिनट यस ब्रेक। सर। 4 बजने में कितना मिनट है? 7 0। बज गए। बज गए सर। में पड़े हैं। बज गए? हाँ सर। चलो फिर ठीक है, बाद में करेंगे। सर यस सर। टाइम होगा। ओके सर।